हेलो व्यूअर्स, इस साल की शुरुआत मैंने उन वीडियोस के साथ की है जिसमें मैंने डिस्कस किया है 2024 में क्या चेंजेस आए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेके या विजिटर वीज़ास को लेके और किस तरीके से ये आपके प्रोफाइल को इम्पैक्ट कर सकते हैं 2025 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इन दोनों में से किसी कैटेगरी में। तो अभी तक मैंने कवर किया है कनाडा, यूके एंड यूएसए और आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया। नो डाउट ऑस्ट्रेलिया में अगर चेंजेस की बात करें तो बढ़ के चेंजेस हुए हैं। कनाडा की तरह वो पीछे नहीं रहा जिसमें चेंजेस कम हो कहीं पे। और यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको इम्पैक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि जब मैं लिस्ट तैयार करी थी ना सारे चेंजेस की, तो लिस्ट बहुत बड़ी है। तो मैंने सोचा कि जो मेजर चेंजेस हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट करने जा रहे हैं उनके ऊपर ही वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं उनको कवर करने जा रही हूँ और हाँ, मेरे वीडियो में इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप 2025 में अपना वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और इंडियंस के लिए क्या गुड न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया में, किन चीज़ों का बेनिफिट स्पेशली इंडियंस को मिला है, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगी। तो वीडियो होने जा रहा है इन्फॉर्मेटिव, इसको कृपया करके अंत तक देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी वीज़ा या विजिटर वीज़ा। और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो ज़रूर कीजिए। कैपिंग एक ऐसा मुद्दा है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। गवर्नमेंट ने पूरा साल काफ़ी एफर्ट्स लगाए हैं कि कैपिंग इंट्रोड्यूस हो जाए। चाहे सीनेट कमेटी ने इसको पास भी कर दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्योंकि ओपोजिशन पार्टीज ने स्टेप बैक ले लिया, ये इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने हिम्मत नहीं हारी, MD-1 और 7 को रिप्लेस कर दिया MD-111 से। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन अब मैं आपको ये फ़ायदा बताने जा रही हूँ कि अगर आप लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, प्रोसेसिंग टाइम फॉर द फर्स्ट 80% ऑफ द टोटल एप्लीकेशन जितना उनको कोटा एलोकेट हुआ है, उसकी 80% एप्लीकेशन का प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होएगा। उसको प्रायोरिटाइज का नाम दे दिया है, सिमिलर टू यूके। और बाकी स्टैंडर्ड में उनका जो 20% का कोटा रह जाएगा ना, उसको स्टैंडर्ड टाइम में प्रोसेस किया जाएगा। तो गाइस एक चीज ध्यान में रखना, जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी से पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कि उनका कितनी जो है परसेंटेज है एप्लीकेशन की उन्होंने एक्सेप्ट की हैं। तो थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अदर थिंग ये है कि आप बिफोर इनटेक अप्लाई कीजिए, ये नहीं इनटेक पास आ रहा है तो अप्लाई कर लें। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जितनी जल्दी एप्लीकेशंस डाल पाएंगे आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि आपका वीजा डिसीजन ऑन टाइम आएगा और आपका इनटेक जो है वो स्किप नहीं होएगा। तो ये बड़ी मेजर अपडेट है जो कैपिंग को लेके है। इसी के साथ यूनिवर्सिटीज भी एक्शन मोड पे आ गई हैं। अब यूनिवर्सिटीज भी हर कोशिश करेंगी कि स्टूडेंट्स वहां पे आए और जाए ना। ऑलरेडी स्टूडेंट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेड टाइम के लिए वो अपना एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज नहीं कर सकते। मेरा सजेशन है आप चेंज ही मत कीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी आने वाले टाइम में आपसे कुछ ना कुछ ऐसा अग्रीमेंट जरूर करवाएंगी कि आप वहां पे जाके पढ़ें और अपना एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज ना करें। अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वो चाहे रिफंड को लेके हो या कोई और। तो जब भी आप यूनिवर्सिटी से कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, आप जरूर ध्यान रखिए, जरूर उसको पढ़िए। लेकिन मेरी एडवाइस यही है कि एजुकेशन प्रोवाइडर चेंज ही मत कीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करें जो क्वालिटी चेक की, जो एसक्यूआ है उसने ऑलरेडी 150 कॉलेजेस को बंद कर दिया, 140 को वार्निंग दे दी। 2-3 कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन बाद में भी आई थी, जिसमें नियर अबाउट 10,000 स्टूडेंट्स को नोटिस ऑफ इंटेंट गया, क्योंकि कॉलेजेस फेक सर्टिफिकेट्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वो फेक सर्टिफिकेट्स दे रहे थे, स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं थे, सिर्फ सर्टिफिकेट देने वाली एक फैक्ट्री बनी हुई थी ऐसे कॉलेजेस। तो इन कॉलेजेस के ऊपर भी एक्शन लिया गया। इवन स्टूडेंट्स जो पास आउट थे उनसे और इन्फॉर्मेशन मांगी, उनको टाइम भी दिया, अ वीक और 2 वीक्स। उसके बाद अगर वो नहीं अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते, ऑब्वियसली अगर उन्होंने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अपनी वीजा एप्लीकेशन डाली है तो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट है वो काफी एक्शन ले रही है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स आए, जेन्युइन एजुकेशन प्रोवाइडर्स जेन्युइन वे में पढ़ाएं और उसके बाद वो अपनी स्टडी कंप्लीट करें। अब जैसे स्टडी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद अप्लाई करते हैं 485 के लिए। उसमें भी दो मेजर चेंजेस आए। एक तो 50 ईयर्स के लिए जो अप्लाई कर सकते थे उनकी एज घटा के 35 ईयर्स कर दी गई, और इसमें बाद में एग्जेम्पशन भी मिली मास्टर प्रोग्राम जो करते हैं रिसर्च बेस्ड और जो पीएचडी करते हैं। दूसरा है कि काफी लोग 485 पे रहते हैं, उनको आगे कोई पाथवे नहीं मिलता, उसके बाद अब दोबारा वो स्टडी वीजा डाल देते हैं। इसको लेके भी चेंज आया है। वो ये है कि अगर वो दोबारा ऑनशोर स्टडी वीजा डालते हैं तो वो नहीं डाल सकते, उनको ऑफशोर जाना पड़ेगा। 485 वाले अगर दोबारा स्टडी वीजा डालते हैं तो
ऑस्ट्रेलिया से बाहर जाना पड़ेगा, फिर स्टडी वीज़ा डालेंगे, स्टडी वीज़ा का अप्रूवल आएगा, उसके बाद वो कंट्री में जाके पढ़ेंगे। तो ये भी एक मेजर चेंज है। अब फीस की बात करते हैं, तो फीस को लेके भी 2 मेजर चेंजेस आए हैं। नंबर 1 एम्बेसी फी $710 थी, जो इवन ओके थी, अप्रोप्रिएट थी, लेकिन उसको ड्रामेटिकली इंक्रीज कर दिया गया $1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स पर एप्लीकेंट। अगर आप फैमिली ऑफ 3 अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे कि एक मेन एप्लीकेंट है, वो स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, उसके साथ अपना स्पाउस लेके जा रहा है, या उसके साथ एक बच्चा जा रहा है, तो इस केस में मोर देन 3000 उनको पे करना पड़ेगा, 3180 टोटल ऑस्ट्रेलियन डॉलर सिर्फ एम्बेसी फी में पे करना पड़ेगा। फिर डिसीजन जो भी आता है, ये एम्बेसी फी रिफंड नहीं होती। इसी के साथ टेम्पररी स्किल्ड माइग्रेशन इनकम थ्रेशोल्ड उसको भी बढ़ा दिया गया है। अब इसका अमाउंट 73,150 है। तो ये भी चैलेंज आ गया है लोगों के लिए। इसी के साथ जो वर्क परमिट का ड्यूरेशन था, उसमें भी चेंजेस आए। ड्यूरेशन में क्या चेंजेस आए, जो पहले 3 इयर्स था आफ्टर बैचलर, क्योंकि कोविड के बाद इन्होंने बढ़ा दिया था वर्क का ड्यूरेशन, लेकिन अब इसको वापस कम कर दिया गया है। फॉर्चुनेटली इंडियंस इसमें इम्पैक्टेड नहीं हुए, क्योंकि उनके लिए अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कुछ अच्छी कॉन्टैक्ट है, डील्स हुई हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियंस हांगकांग और ब्रिटिश नेशनल के लोग हैं, उनको पुरानी वाली ही ड्यूरेशन मिलेगी, बाकी सबके लिए ड्यूरेशन चेंज हो गई है। इसी के साथ हम इंडियंस के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है कि इस बार सब क्लास 462 स्टार्ट हो गई, जिसमें इंडियंस इंक्लूड कर दिए गए इन अक्टूबर 2024, और दिसंबर में 403 सब क्लास भी आई। इसके अंतर्गत अगर आप वर्क परमिट लेके ऑस्ट्रेलिया में ओपन वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक और लिमिटिंग नंबर ऑफ इंडियंस को ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है यूथ मोबिलिटी स्कीम इन यूके, उसी की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चार्जेस हैं। जैसे आप बैलेट में अपनी एप्लीकेशन डालते हैं, $25 आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आपका अप्रूवल आ जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, एक लॉटरी बेस्ड सिस्टम होता है, आपका नाम आ जाता है, उसके बाद जो एम्बेसी फी है, बाकी जो अदर चार्जेस हैं, वो तो आपको ऑब्वियसली पे करने ही पड़ेंगे। लैंग्वेज टेस्ट को लेके भी चेंज आया है। जो लैंग्वेज टेस्ट काफ़ी कंट्री से लोग अप्लाई करते थे 5.5 ओवरऑल से, उसमें अब 6 की जो है रिक्वायरमेंट कर दी गई है। हम इंडिया से तो वैसे 6 ओवरऑल पे ही अप्लाई करते थे, 5.5 1-2 में आ जाए तब ठीक है। तो इस केस में अगर ये जो चीज़ है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए अभी एप्लीकेबल हो गई है। सो गाइस, लैंग्वेज टेस्ट का स्कोर भी अभी आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम। सो ये तो सारी अपडेट्स आई जो चेंजेस को लेके। अब मैं टिप्स की बात कर रही हूँ, किन चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने जा रहे हैं। सबसे पहले गाइस, अपना एजुकेशन प्रोवाइडर, जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं उस प्रोग्राम को, और तीसरा जिस लोकेशन में आप पढ़ने जा रहे हैं, तीनों को प्रॉपर वे में गो थ्रू कर लीजिए। सिर्फ रिश्तेदार या किसी ने ऑस्ट्रेलिया से आपको ये प्रोग्राम बोल दिया, उस पे ये नहीं डिपेंड करना, आपको खुद भी वर्क करना है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइडर आप चेंज नहीं कर सकते। और वैसे भी अगर आप रीजनल एरिया में जाते हैं, आपका वर्क का ड्यूरेशन अलग होता है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन एरिया। और दूसरा, एजुकेशन प्रोवाइडर अगर बार बार चेंज करेंगे ना, तो वन प्रॉब्लम कैन बी देयर, दैट इज जब आप आगे अप्लाई करते हैं, जैसे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है या अपने पीआर के लिए अप्लाई करना है, तो आपके प्रोफाइल के ऊपर क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जो पुराने इंफॉर्मेशन भी निकाल लेता है, कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मेरा सजेशन है, पहले ही सोच समझ के उसी एजुकेशन प्रोवाइडर के पास जाइए जहाँ पर आपने जाके पढ़ना है। लोकेशन वाइज भी आप वही लोकेशन देखिए जहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जिस प्रोग्राम को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। ये ना हो कि प्रोग्राम आईटी का कर रहे हो और काम एग्रीकल्चर में कर रहे हो, तो ये ऐसी चीज़ मत करिए, क्योंकि आपका प्रोफाइल वीक होता है। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो पाथवेज रहते हैं वर्क परमिट के या पीआर के, उसमें आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और दूसरा, जो आप स्किल सीख सकते हो, जो स्किल एजुकेशन में सीख के उसको इम्प्लीमेंट करते हो अपने फील्ड में, वो चांस नहीं मिलता। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। दूसरा है प्रोसेसिंग टाइम को लेके। ऐसा लगता है, माना भी जाता है और होएगा भी, जो मुझे लगता है 2025 में इतना वेटिंग टाइम नहीं होएगा जितना 2024 में स्टूडेंट्स ने या विजिटर्स ने फेस किया कहीं पे। तो इस बार ये चांसेस हैं कि क्योंकि प्रायोरिटाइज और स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सिस्टम आ गया है, तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटीज लो रिस्क वाली हैं, उनकी 80% एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी बेस पे प्रोसेस किया जाएगा, तो ऑब्वियसली उनके डिसीजन जल्दी आएंगे, बाकी तो स्टैंडर्ड में गए। इसके साथ जो बाकी जो होंगे ना एजुकेशन प्रोवाइडर्स, उनके लिए भी प्रोसेसिंग टाइम स्पीड अप होने के चांसेस है। ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा एप्लीकेंट्स फंड्स आपकी फाइल का एक मैंडेटरी पार्ट रहता है और बड़ा ही मेजर और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है।
तो आपने जेन्युइन फंड्स दिखाने हैं, जिसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम जो आपका स्पॉन्सर है वो ज़रूर शो करना, और उसकी इनकम भी अच्छी हो। मीन्स ये नहीं कि 10 लाख से नीचे और स्पॉन्सर दिखा दिया। जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है एवरेज उसकी मोर देन 12 लैक्स 15 लैक्स इतनी इनकम होनी चाहिए। उसी के साथ उनका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे बिजनेस है या जॉब करते हैं, उसको प्रॉपर वे में आपने दिखाना है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि एक मेजर पार्ट है। हम ये सारी चीज़ें पहले मंगवाते हैं, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं असेसमेंट के लिए, और आगे हम यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन भेजते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लैंग्वेज को लेके। अब आपने टारगेट करना है कि आपके स्कोर अच्छे आएँ, जौन सा भी आप लैंग्वेज टेस्ट ले रहे हो। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट बहुत फ्लेक्सिबल है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज टेस्ट। इसमें चाहे टॉयफल हो, क्योंकि पहले वो थोड़ी देर के लिए उसको पॉज़ किया था, अब वो भी एक्सेप्टेड है। पीटी हो, आईएलटीएस हो, सारे टेस्ट एक्सेप्टेड हैं। आप जिसमें स्कोर अच्छे ले सकते हैं उसको आप लीजिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जो लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो आपकी फैमिली मेंबर है वहाँ पे, तो आप उनसे स्पॉन्सरशिप लीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाइए, उसके बाद वीज़ा अप्लाई कीजिए। अगर आप घूमने जा रहे हैं तो अगेन आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका आइटनरी क्या है और आपने ऑस्ट्रेलिया कितने दिन कहाँ पर क्यों स्टे करना है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आपने वापस क्यों आना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है शो करना। आपका इनकम प्रूफ, जेन्युइन फंड्स आपके पास भी होने चाहिए। इसमें मैटर नहीं करता कितने पुराने हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए उसका सोर्स ऑफ इनकम और जो भी आपका इनकम और फैमिली टाइज हैं यहाँ पर, उसको प्रॉपर वे में शो कीजिए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने फॉलो करनी है अगर 2025 में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट रही आज के वीडियो में। मेरा अगला वीडियो किसी और इंपॉर्टेंट अपडेट के ऊपर होएगा। तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे विजिलेंट।